हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर का 5वां पार्ट। इससे पहले हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा 5वां पार्ट है, 5वां अध्याय भी है, जिसके अंतर्गत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है प्रवसन, जिसका दूसरा नाम है देशांतरण और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं माइग्रेशन। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न है देशांतरण से आप क्या समझते हैं या प्रवसन से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न 12, 13, 17 और 18, 20, 22 में लगातार पूछे गए हैं। दूसरा प्रश्न है देशांतरण को प्रभावित करने वाले घटकों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है देशांतरण के मापन की विधियाँ बताइए। चौथा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण की व्याख्या कीजिए। पांचवा प्रश्न है प्रवसन के क्या प्रभाव होते हैं। छठवां प्रश्न है स्थानांतरण या प्रवास के प्रमुख सिद्धांत समझाइए। और सातवां प्रश्न है देशांतरण का महत्व बताइए। आठवां प्रश्न है देशांतरण के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। नौवां प्रश्न है अस्थायी प्रवास से आपका क्या आशय है। 10वां प्रश्न है प्रवासिता के कितने प्रकार होते हैं। तो ये प्रमुख रूप से 10 प्रश्न हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। प्रवसन, देशांतरण या इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं, इसके अंतर्गत ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन्हीं के विषय में हम चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र की दृष्टि से ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अर्थशास्त्र का पूर्ण नॉलेज हमें तभी हो सकता है जब इसके हम प्रत्येक पार्ट को अच्छे से समझें, नहीं तो अर्थशास्त्र अधूरा रहेगा। क्योंकि एक जंजीर की कड़ी के अनुसार इस सारे चैप्टर इसके लिए अति महत्वपूर्ण हैं और प्रवसन भी इकोनॉमिक्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तरों के विषय में हम चर्चा करते हैं और देखते हैं किस प्रकार का मैटर हमने इसमें प्रस्तुत किया है। पहले हम ये समझते हैं देशांतरण क्या है। देशांतरण मतलब देश से स्थानांतरित होना, देशांतरण कहते हैं, इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी समुदाय की जनसंख्या में वृद्धि में बाहर से आए व्यक्ति भी महत्व रखते हैं। किसी समुदाय में बाहर से व्यक्तियों का आगमन या बहिर्गमन ही प्रवसन कहलाता है। किसी भी समुदाय में, किसी भी क्षेत्र में बाहर से आने वाले व्यक्तियों का या जाने वाले व्यक्तियों को हम प्रवसन कहते हैं। देशांतरण का आशय आवागमन से लगाया जाता है। मनुष्य के एक स्थान से दूसरे स्थान को आने जाने के कारण उनके निवास स्थान में परिवर्तन होता है और यही परिवर्तन देशांतरण कहलाता है। अब हम देशांतरण की कुछ प्रमुख परिभाषाओं के विषय में चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार इन्होंने बताया कि देशांतरण निवास स्थान को परिवर्तित करते हुए एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में विचरण का एक प्रकार है। इन्होंने बताया कि देशांतरण निवास स्थान को परिवर्तित करते हुए एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में विचरण का एक प्रकार है। दूसरा डिफिनेशन दिया था डेविस एम हीर ने। इन्होंने बताया कि देशांतरण का अर्थ होता है अपने स्वाभाविक निवास को परिवर्तित कर देना। तो देशांतरण में हमने देखा कि निवास में परिवर्तन होता है, निवास में परिवर्तन स्थायी होता है। तीसरा, इसमें कोई भौगोलिक इकाई पार की जाती है, कोई भौगोलिक क्षेत्र हम लोग पार करते हैं और किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाके बसते हैं, तो ये प्रक्रिया देशांतरण कहलाती है। देशांतरण का सीधा सा अर्थ है अपने निवास स्थान को परिवर्तित करना। अब हम देखते हैं देशांतरण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। पहला है आकर्षक कारक, पुल फैक्टर, जो किसी को एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में बसने के लिए आकर्षित करें, उसे हम आकर्षक कारक कहते हैं। ऐसे घटक जो किसी को भी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में बसने के लिए आकर्षित करें, उसे क्या कहते हैं, आकर्षक कारक। अब हम देखते हैं कौन कौन से आकर्षक कारक हैं। जैसे रोजगार के अच्छे अवसर, दूसरा आवास, शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं, तीसरा आर्थिक संपन्नता और उन्नत जीवन स्तर। ये 3 ऐसे घटक हैं जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए आकर्षित करते हैं। जहां रोजगार के अच्छे अवसर होते हैं, लोग वहीं रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, जहां आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण की सुविधाएं या अन्य सुविधाएं मौजूद होती हैं, वहां लोग ज़्यादा जाकर बस जाते हैं।
और तीसरा है कि आर्थिक संपन्नता और उन्नत जीवन स्तर जहाँ ज़्यादा अच्छा होता है वहीं पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये 3 ऐसे घटक हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। दूसरा है विकर्षक कारक, पुश फैक्टर कारक हैं जो लोगों को आकर्षित नहीं करते हैं, वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें पहला घटक है जैसे जीवन यापन के साधनों तथा मजदूरी की कमी, दूसरा भेदभाव, तीसरा निम्न जीवन स्तर व रोजगार के अवसरों की कमी, और चौथा उन्नति के अवसरों की कमी। तो ये कुछ ऐसे घटक हैं जो लोग पसंद नहीं करते और यहाँ फिर आना पसंद नहीं करते। जीवन यापन के साधनों तथा मजदूरी की जहाँ कमी होती है वहाँ से लोग बाहर जाते हैं क्योंकि ये विकर्षक कारक है, इसको लोग पसंद नहीं करते। जहाँ भेदभाव होता है वहाँ भी लोग रहना नहीं चाहते। तीसरा, निम्न जीवन स्तर व रोजगार के अवसरों की यदि कमी होती है तो वहाँ से भी लोग पलायन कर जाते हैं। प्राकृतिक कारक, कुछ प्राकृतिक कारक भी होते हैं, नेचुरल फैक्टर भी होते हैं जिसके कारण लोगों का देशांतरण प्रभावित होता है, जैसे कि खराब जलवायु, अकाल, बाढ़, सूखा, भूचाल आदि। जहाँ भूकंप के झटके आते हैं वहाँ से जनसंख्या सुरक्षित स्थानों की ओर स्थानांतरित होने लगती है। कुछ देशों की जलवायु खराब होती है, अकाल पड़ता है, बाढ़ आता है, सूखा पड़ जाता है या भूकंप आदि आते रहते हैं, तो लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते, वहाँ से हटकर किसी सुरक्षित स्थानों में चले जाते हैं। तो ये कुछ प्राकृतिक कारक हैं जो देशांतरण का कारण बनते हैं। अगला हम देखते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंतर्गत जैसे कृषि के योग्य भूमि का उपलब्ध होना, दूसरा रोजगार के अवसर, मनोरंजन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, और तीसरा यातायात के साधन। ये 3 आर्थिक कारक ऐसे हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। यदि किसी क्षेत्र में कृषि के योग्य भूमि का उपलब्ध है, ज़्यादा भूमि है और उपजाऊ भी है, तो लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। दूसरा, रोजगार के अवसर, मनोरंजन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, ये जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे। और यातायात के साधन भी देशांतरण में प्रभावशाली होते हैं। अगर अच्छा यातायात के साधन है तो लोग आना जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब एक अगला कारक है राजनैतिक कारक। राजनैतिक निर्णय, रंग भेद भी देशांतरण को प्रभावित करते हैं। अगर देश का शासक या किसी राज्य का शासक का निर्णय लोगों को प्रभावित करता है तो ये भी देशांतरण में प्रभावित होता है। रंग भेद, जाति भेद या अन्य किसी भी प्रकार का भेद भी देशांतरण को प्रभावित करता है। एक अन्य कारक होता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक के अंतर्गत जैसे आता है शादी, इसमें लड़कियों की शादी के बाद वो प्रवासी हो जाती हैं और ये भी एक देशांतरण का कारण बनता है। अब अगली हेडिंग है देशांतरण के मापन की विधियाँ। देशांतरण के मापन की विधियाँ, मेजरमेंट ऑफ माइग्रेशन। कैसे हम देशांतरण को माप सकते हैं, तो इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं इसको हम देखते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इस रीति के अंतर्गत आंकड़ों को संकलित करने के लिए प्रवासियों की गणना 2 प्रकार से की जाती है। पहला, पारगमन आंकड़े, सीमा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों एवं सीमा से बाहर जाने वाले व्यक्तियों का लेखा रखा जाता है प्रत्यक्ष विधि में। लेकिन इस विधि में कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं। गुण क्या है, जैसे देशांतरण के प्रभाव का पता चलता है और दूसरा प्रत्यक्ष आंकड़े प्राप्त होते हैं। दोष है कि इन रजिस्टरों में लेखा विश्वसनीय नहीं रखा जाता है और दूसरा इन आंकड़ों में परिवर्तन आ जाता है। तो प्रत्यक्ष में हमने क्या किया कि कितने देश से बाहर गए और कितने देश के अंदर आए, तो इसका लेखा जोखा रखना इतना सटीक नहीं हो सकता, ये विश्वसनीय नहीं हो सकता, तो ये इसमें दोष है। और कुछ गुण भी हैं कि देशांतरण के प्रभाव को पता चल जाता है कि कितने लोग आए और कितने लोग बाहर गए। अब मापन की एक और विधि है जिसे अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत उत्तरजीविता अनुपात विधि, सर्वाइवल रेशियो मेथड आता है। इसमें जन्म व मृत्यु दर के आधार पर भविष्य की जनसंख्या मालूम करके वास्तविक जनसंख्या को उस भविष्य की अनुमानित जनसंख्या से घटा देने से अंतर प्रवास प्रभाव या शुद्ध प्रवास प्रभाव कहलाता है। इसमें जन्म व मृत्यु दर के आधार पर कितने लोग पैदा हुए और कितनी मृत्यु हुई, उसके आधार पर
हम लोग अनुमान कर लेते हैं कि भविष्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए। अगर हम देखते हैं कि 100 की मृत्यु हुई और 200 पैदा हुए या 150 पैदा हुए, तो इस हिसाब से हम अनुमान लगा लेते हैं कि 10 साल बाद देश की जनसंख्या क्या होनी चाहिए। तो इस विधि को हम लोग उत्तरजीविता अनुपात विधि कहते हैं। ये अप्रत्यक्ष विधि है। दूसरा है जीवन समंक विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स मेथड। वाइटल स्टैटिस्टिक्स मेथड। इस विधि द्वारा दो जनगणनाओं के बीच की अवधि के लिए देशांतरण का अनुमान लगाया जाता है। इस विधि द्वारा दो जनगणनाओं के बीच की अवधि के लिए देशांतरण का अनुमान लगाया जाता है। देशांतरण की माप के लिए जन्म एवं मृत्यु संबंधी समंकों का प्रयोग किया जाता है। अगली हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण, इंटरनेशनल माइग्रेशन। किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा राष्ट्र के सीमाओं को लांघकर किसी अन्य देश में जा बसना अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र की सीमाओं को लांघकर किसी दूसरे देश में जा बसता है तो इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण कहते हैं। ऐसे देशांतरण में भाषा, संस्कृति, व्यवसाय सभी बदल जाते हैं। प्रोफेसर एल्फ्रेड सौवे ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण अथवा प्रवास से दो बातों की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। पहला, समाज का कौन सा व्यक्ति, वर्ग अथवा संगठन देश छोड़कर जाता है, और दूसरी बात यह है कि वो ऐसा कदम उठाने को मजबूर क्यों हुआ। तो ये दो चीज़ें हमें समझना है कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा वर्ग अथवा कौन सा संगठन देश छोड़कर जा रहा है। फिर दूसरी बात हमें ये समझना है कि ऐसा कदम उठाने को मजबूर क्यों हुआ। अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण दो प्रकार का हो सकता है। पहला स्वैच्छिक देशांतरण और दूसरा होता है अनैच्छिक देशांतरण। स्वैच्छिक का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने प्रवास का स्थान, प्रस्थान का समय चुनने के लिए स्वतंत्र होता है तो इसे स्वैच्छिक देशांतरण कहते हैं। जैसे घूमने की दृष्टि से जाए थोड़े समय के लिए तो उसे हम कहते हैं स्वैच्छिक देशांतरण। अगला है अनैच्छिक या बलात् देशांतरण, अर्थात जिस देशांतरण में लोग स्वतंत्र नहीं होते, उन्हें किसी समस्या के कारण अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना होता है तो उसे हम कहते हैं अनैच्छिक देशांतरण। जिस देशांतरण में प्रवास का स्थान तथा प्रस्थान का समय चुनने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है उसे अनैच्छिक देशांतरण कहते हैं। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण का क्या प्रभाव पड़ता है। अल्प मात्रा में देशांतरण अगर होता है तो ये तो ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होता। अगर मान लीजिए थोड़े लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, थोड़े लोग आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होता। लेकिन जब जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग या एक बहुत बड़े पैमाने स्तर पर स्थानांतरण होता है तो यह अनेक आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों का कारण बनता है। यद्यपि देशांतरण के प्रभावों का ठीक ठाक अध्ययन करना सहज नहीं है, लेकिन निम्न बातों को दृष्टिगत रखकर इसके प्रभावों का कुछ हद तक हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहला प्रभाव है उस देश का दृष्टिकोण जहाँ से लोग प्रवासित हो रहे हैं। उस देश का दृष्टिकोण क्या होगा जहाँ से लोग दूसरे देश को पलायन कर रहे हैं। तो जिस देश से लोग प्रवासित हो रहे हैं, यदि उस देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो प्रवास को तो हम बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि जनसंख्या पहले से ही ज़्यादा है। लेकिन यदि उस देश में श्रम शक्ति का अभाव है, अर्थात एक समस्या है कि वहाँ रोजगार नहीं है, तो हम प्रवास को अच्छा नहीं मानेंगे क्योंकि किसी समस्या से ग्रस्त होकर ये लोग जा रहे हैं। देशांतरण से किसी देश की प्रतिभा का अन्य देशों में पलायन भी हो जाता है। कार्यशील और सशक्त व्यक्ति अन्य देशों में चले जाते हैं, जिससे देश की जनसंख्या की आयु संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है। देश में बच्चों एवं वृद्धों की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि युवा लोग अपना देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं उस देश का दृष्टिकोण जहां लोग जाकर बसते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखते हैं। तो प्रवासित लोगों को अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि उनके आने से देश के मूल निवासी अपनी भाषा, संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज व आर्थिक साधनों पर अतिक्रमण सा महसूस करते हैं कि कोई आकर हमारे खान पान में, हमारी संस्कृति में, हमारी भाषा में व्यवधान डाल रहा है। तीसरा है प्रवासियों का व्यवहार एवं दृष्टिकोण। कोई प्रवासित व्यक्ति जब किसी नए स्थान पर जाकर बसता है तो नए स्थान पर अनेक बातों से सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। इन देशांतरण के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं। जैसे पहला, भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम होना।
ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों को और प्रवास से ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमि पर जनसंख्या का दबाव होता है वो कम हो जाता है। जो भूमि का टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है, फिर एक लोगों को ज़मीन ज़्यादा मिल जाता है, तो ये इसका फ़ायदा होता है। दूसरा, श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति में सामंजस्य हो जाता है। यह देखा जाता है कि किसी स्थान पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं तो वहाँ श्रमिक कम होते हैं, और कहीं रोजगार के अवसर नहीं होते हैं तो वहाँ श्रमिक ज़्यादा होते हैं। तो इस दृष्टि से भी देशांतरण ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि जहाँ श्रमिक की ज़्यादा मांग है वहाँ श्रमिक चले जाते हैं, और जहाँ ज़्यादा मांग नहीं है वहाँ कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति में एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है। तीसरा सकारात्मक प्रभाव है एकता की भावना का विकास। एक देश के अंतर्गत जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वे दूसरे की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज से परिचित होते हैं। इससे उसमें एकता, भाईचारा और मानवता की वृद्धि होती है। चौथा है नगरीकरण के लाभ। देशांतरण से नगरीकरण के समस्त लाभ सुलभ हो जाते हैं। नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, परिवहन एवं संचार आदि की सुविधाएं अधिक होती हैं। तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा शोध की सुविधाएं नगरों में सहजता से उपलब्ध होती हैं, तो ये लाभ लोगों को मिलता है। पांचवा है जनांकिकी के दृष्टि से लाभ। देशांतरण जनांकिकी के दृष्टि से भी लाभकारी होता है। इसमें जन्म एवं मृत्यु दर में कमी आती है तथा स्वास्थ्य सुविधाओं आदि की सुलभता से जीवन स्तर ऊंचा उठता है तथा अधिक समय तक जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखते हैं देशांतरण के नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ते हैं, निगेटिव इफेक्ट क्या होता है। जैसे पहला, मानसिक असंतोष। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर प्रवेश करता है तो उसके कुछ उद्देश्य, आशाएं एवं महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन अगर वे उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते हैं तो इससे प्रवासी व्यक्ति में मानसिक असंतोष उत्पन्न होता है और मानसिक बीमारियां बढ़ती हैं। दूसरा, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का ह्रास। देशांतरण परिवारजनों, मित्रगणों तथा सगे संबंधियों के बीच परस्पर संबंधों में कमी ला देता है। इससे सामाजिक घनिष्ठता में कमी आती है और सामाजिक अलगाव को बढ़ावा मिलता है। कभी कभी नए स्थान पर प्रवासी को अपना कोई साथी नहीं मिल पाता है और वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। उसे मनोरंजन का कोई अच्छा साधन नहीं मिल पाता। गलत काम करने पर उसे वहाँ कोई रोकने वाला नहीं होता। तो इन सब अंतर्वैयक्तिक संबंधों का ह्रास होता है। तीसरा, वर्ग भेद। देशांतरण या प्रवास से समाज में वर्ग भेद को भी बढ़ावा मिलता है। प्रवासी व्यक्ति अपना अलग समुदाय बनाने लगते हैं और जो स्थानीय व्यक्ति हैं उनका समुदाय अलग होता है। तो इस प्रकार से वर्ग भेद उत्पन्न हो जाता है। चौथा है सामंजस्य स्थापित करने की समस्या। प्रवासी व्यक्तियों में प्रायः नए स्थान के लिए लगाव नहीं रहता है, अतः वे उस स्थान के विकास में रुचि नहीं रखते हैं। वे अपने को स्थानीय समाज में अलग रखते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाएगा तो वहाँ केवल अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए जाता है, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाता है। वहाँ के विकास में उसका कोई सहयोग नहीं रहता। अब हम देखते हैं देशांतरण या प्रवसन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। देशांतरण या प्रवसन का मुख्य अभिकर्ता मनुष्य है, क्योंकि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं देशांतरण या प्रवसन, तो इसमें मुख्य अभिकर्ता जो है वो मनुष्य ही है। इसी का देशांतरण हो रहा है, जो अत्यंत गतिशील है और विचारशील तत्व है। इसके व्यवहार में अनिश्चितता पाई जाती है। प्रवास की प्रक्रिया को किसी निश्चित मॉडल या सिद्धांत के रूप में आबद्ध करना अत्यंत कठिन है। जो प्रवसन की प्रक्रिया है, इसे हम किसी निश्चित मॉडल या सिद्धांत के रूप में आबद्ध नहीं कर सकते। ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित नियम लागू नहीं हो पाता है। फिर भी इस दिशा में अर्थशास्त्री रेवेनस्टीन ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और इन्हीं के प्रयासों को हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। अब देखते हैं कि रेवेनस्टीन का प्रवास नियम क्या है। इन्होंने 1889 ईस्वी में स्थानांतरण के नियम की एक रूपरेखा दी। जैसे का नंबर, प्रवास और दूरी, अवस्थाओं में स्थानांतरण, धारा और प्रतिधारा, ग्रामीण नगरीय भेद, स्त्रियों की बहुलता, तकनीकी विकास और स्थानांतरण, आर्थिक उद्देश्य की प्रमुखता। ये कुछ नियम बताए
और उन्होंने बताया कि ये देशांतरण में ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। जैसे पहला इन्होंने बताया प्रवास और दूरी। तो अगर दूरी ज़्यादा होगी तो लोग कम स्थानांतरित होंगे और दूरी कम होगी तो लोग ज़्यादा स्थानांतरित होंगे। जैसे एक देश से दूसरे देश में लोग बहुत कम जाते हैं, लेकिन एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग ज़्यादा पलायन करते हैं क्योंकि यह डिस्टेंस कम होती है। दूसरा है गुरुत्व मॉडल का सिद्धांत। किसी क्षेत्र में प्रवासियों को आकर्षित करने की शक्ति उसके आकार के अनुसार बढ़ती जाती है और उसमें दूरी बढ़ने पर घटती जाती है। सर्वप्रथम रैली ने फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन किया। इसमें प्रवास सूचकांक m बराबर होता है k p1 p2 अपान d स्क्वायर। ये नियम सेम वैसे ही है जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। उसने बताया था कि दो वस्तुओं के बीच, उनके द्रव्यमानों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो होता है m1 m2 बटे r स्क्वायर इंटू जी। इसी नियम को सोच करके इन्होंने भी गुरुत्व मॉडल का सिद्धांत दिया है। हालांकि वो नियम अलग है और यहाँ का नियम अलग है, लेकिन उससे मिलता जुलता है ये वाला नियम, तो उसी के अनुसार इन्होंने भी बताया। तो इसको हम लोग कहते हैं फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें k है स्थिर अनुपात, p1 है प्रथम स्थान की जनसंख्या, p2 है द्वितीय स्थान की जनसंख्या और d स्क्वायर है दोनों स्थानों के मध्य दूरी। तीसरा सिद्धांत है न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। इसको सन 1940 में अर्थशास्त्री जे के जिफ ने न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने बताया कि m बराबर p1 p2 अपान k, अर्थात इस नियम से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ इन्होंने दूरी का स्क्वायर नहीं रखा, केवल बीच की दूरी को ही रखा। एक अगला नियम दिया गया ली का प्रवास नियम। ये नियम ली ने सन 1966 में दिया था। कब दिया था? 1966 में। उन्होंने जनसंख्या प्रवास को मूल स्थान के कारक, गंतव्य स्थान के कारक, मध्यवर्ती अवरोध एवं व्यक्तिगत कारक माना है। अगला सिद्धांत है व्यवहार परक मॉडल। व्यवहार परक मॉडल इसे दिया था वलपर्ट ने। किसने दिया था? अर्थशास्त्री वलपर्ट ने 1975 में। इसमें मानव व्यवहार पर आधारित एक मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग कहते हैं व्यवहार परक मॉडल। ये मानव व्यवहार पर ही इन्होंने एक मॉडल दिया था। अगला एक छठवां सिद्धांत है गतिशील संक्रमण मॉडल। इसे दिया था जेलेस्की ने, अर्थशास्त्री जेलेस्की ने। ये दिया था सन 1971 में। जनसंख्या के प्रवास से संबंधित इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे हम लोग गतिशीलता संक्रमण मॉडल कहते हैं। इसके बाद हम लोग एक हेडिंग देखते हैं देशांतरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ माइग्रेशन। ऐसा नहीं कि देशांतरण में केवल दोष ही दोष हैं, बल्कि देशांतरण का महत्व भी है। आदिकाल से ही मानव की प्रवृत्ति घूमने की रहती है और घूमना ज़्यादा पसंद करता है। अपनी सुविधाओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता रहता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ समय के लिए अगर कोई घूमने जाए अथवा व्यापारिक उद्देश्य से घूमने जाए तो इसे हम देशांतरण नहीं मानते हैं, बल्कि देशांतरण तभी माना जाएगा जब कोई व्यक्ति लंबे समय अथवा स्थायी रूप से कहीं जाए। तो देशांतरण एक महत्वपूर्ण जनांकिकी घटना है जो जनसंख्या के आकार, वितरण तथा संरचना को शीघ्र प्रभावित करती है। देशांतरण एक अचानक होने वाली घटना है जिसमें किसी प्रकार की निश्चितता नहीं होती है और इसका मापन तथा अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। व्यक्तियों के एक बड़े समूह का एक साथ देशांतरण हो जाने की स्थिति में देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में उथल पुथल मच जाती है। ये संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार तथा जनसंख्या की संरचना आदि में भी परिवर्तन ला देती है। अब हम देखते हैं देशांतरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। हर्डल्स ऑफ माइग्रेशन। देशांतरण के मार्ग में कुछ बाधाएं भी आती हैं, तो इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। पहली बाधा है दूरी। हम जानते हैं कि अगर दूरी ज़्यादा होगी तो देशांतरण कम होगा, क्योंकि एक देश से दूसरे देश की जैसे दूरी ज़्यादा होती है तो लोग वहाँ जाना कम पसंद करते हैं, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा पड़ेगा। और अगर दूरी कम है तो लोग ज़्यादा प्रवासित होते हैं। दूसरा है वर्तमान व्यवसाय व स्थान से लगाव। व्यक्तियों को अपने वर्तमान व्यवसाय व स्थान से ज़्यादा लगाव होती है।
इसके कारण वे दूसरे स्थान या देश में प्रोन्नति एवं अधिक आय प्राप्त करने की संभावना के बावजूद जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको अपने ज़मीनी स्तर से ज़्यादा लगाव होता है। तीसरा है भाषा, संस्कृति एवं रीति रिवाज। प्रवास से व्यक्तियों का स्थान परिवर्तित होता है, जिससे उनकी भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाता है, जो कि व्यक्तियों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वे प्रवास से बचते हैं। चौथा है मार्ग व्यय अर्थात ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। आने जाने का खर्चा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में आदमी को खर्चा करना पड़ता है, व्यय करना पड़ता है। यदि दूरी ज़्यादा होगी तो खर्चा ज़्यादा होगा, और जितना अधिक व्यय होगा प्रवास उतना ही कम होगा। इसके विपरीत यदि खर्चा कम आता है तो प्रवास ज़्यादा होगा। अगला है प्रवास क्षमता। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बचने के लिए एक विशेष प्रकार की क्षमता होनी चाहिए, जैसे निडरता, प्रगतिशीलता और आर्थिक स्थिति से भी मजबूत हो। क्योंकि कुछ लोग आर्थिक से तो मजबूत होते हैं, प्रगतिशील भी होते हैं, लेकिन वो डरते हैं, उनके अंदर एक निडरता की भावना नहीं होती है, इसलिए वो लोग ज़्यादा प्रवास करना अच्छा नहीं समझते हैं। अब एक महत्वपूर्ण हेडिंग आती है अस्थायी प्रवास, टेम्परेरी माइग्रेशन। अस्थायी प्रवास को हम लोग आर्थिक प्रवास भी कहते हैं, जिसका उद्देश्य आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस प्रवास में जब व्यक्ति को अवसर मिलता है तो अपने मूल निवास स्थान पर वापस चला आता है। अस्थायी प्रवास का मतलब है कि जैसे पैसा कमाने के उद्देश्य से लोग अपना स्थान छोड़कर किसी और स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से कमाने के बाद अपने मूल निवास स्थान पर वापस आ जाते हैं, तो इसे हम लोग अस्थायी प्रवास कहते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि देशांतरण, प्रवसन अथवा माइग्रेशन क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसका महत्व क्या होता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है देश पर। तो इन सभी टॉपिक के विषय में हमने अच्छे से चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में अपने 6वें पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।